वेयर इज जैक मा? आखिर कहां पर है जैक मा? जैक मा, जिसे लार्जली द फेस ऑफ न्यू चाइना और जिसे आज हम सभी अलीबाबा के फाउंडर के नाम से जानते हैं, वो आखिर कैसे अक्टूबर 2020 में सडनली अचानक से रातों रात गायब हो गया? लेकिन अगर गौर करें इस गायब होने के पूरे घटना में, तो उसके गायब होने के सिर्फ 2 दिन पहले ही उसने चाइना की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिटिसाइज किया था। पर एक मिनट, मां के गायब होने के 1 साल पहले सितंबर 2019 में चाइना के 73rd रिचेस्ट बिलियनर गुओ वेंगुई, ऑल्सो नोन एज माइल्स क्वोक, ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया था कि मां या तो जेल जाएगा या फिर मारा जाएगा। लेकिन इस बंदे ने आखिर मीडिया के सामने ऐसा क्यों कहा? क्या उसे पहले से ये पता था कि मां के साथ ऐसा कुछ होने वाला है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई सोची समझी रचाई गई साजिश? क्योंकि अगर ये कोई साजिश है तो फिर ऐसी काफी सारी साजिशें चाइना के इतिहास में रची गई होगी, है ना? इनफैक्ट जैक मा वाला केस ऐसा इकलौता केस नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं। जैसे कि मार्च 2020 में रियल एस्टेट किंग रेन जिकियांग ने चाइनीज सरकार के कोविड-19 के एफर्ट्स पर क्रिटिसाइज करते हुए एक ऐसे लिखा था, जो पब्लिश होते ही ना जाने कैसे वो गायब हो गया, और बाद में जब वो मिले तो चाइनीज कोर्ट ने सीधा 18 साल की जेल की सजा दे दी। और उससे थोड़ा पहले जनवरी 2017 में बिलियनर फाइनेंसर शियाओ जियानहुआ को तो एक होटल से 5 से 6 चाइनीज सिक्योरिटी एजेंट्स ने व्हीलचेयर में बिठा के मुंह ढक के उठा लिया था। एंड फ्रेंड्स, माइंड इट, तब से लेकर अब तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। बट क्यों और किस लिए? मतलब चाइना में ऐसा क्या हो रहा है कि सारे के सारे बड़े से बड़े अमीर से अमीर बिलियनर्स रातों रात धरती से गायब हो जा रहे हैं? आखिर क्या रीजन होगा ये सब के पीछे? चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में, टाइटल्ड व्हाई डू Chinese billionaires keep disappearing? वेल फ्रेंड्स, अब जैक मा कहां पर गायब हो गए हैं, ये जानने से पहले थोड़ा जैक मा के बारे में जान लेते हैं। जैक मा की बड़ी ही रैग्स टू रिचेस वाली कहानी है। मतलब 1964 में मिडिल क्लास घर में पैदा हुए जैक मा 2020 सितंबर तक 4.2 लाख करोड़ के साथ चाइना के सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। उन्होंने 1999 में एक छोटे से कारखाने में अलीबाबा कंपनी की शुरुआत की, जो आज पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड Amazon से भी ज्यादा सेल करने वाली ई-कॉमर्स वेबसाइट है। वैसे हम इंडियंस इसके बारे में इतना ज्यादा इसीलिए नहीं जानते क्योंकि अलीबाबा का मेजर नेटवर्क चाइना में ही है, और हाल ही में इंडिया और चाइना के बिगड़ते रिलेशंस के कारण ये वेबसाइट इंडिया में बैन हो गई है। और इसी अलीबाबा ग्रुप के कंपनियों में से मां ने 2014 में एक एंट ग्रुप कंपनी बनाई, जिसके अंदर अलीपे कंपनी आती है, जो पेटीएम, गूगल पे जैसी डिजिटल पेमेंट्स की कंपनी है। और ये इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है कि इसके 100 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स है, जिसमें ज्यादातर सारे चाइनीज है। पर यार ये सब तो ठीक है, लेकिन मां ने 24 अक्टूबर 2020 में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की एनुअल मीटिंग में एक छोटी सी गलती कर दी थी, जहां उन्होंने शी जिनपिंग सरकार के फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम को क्रिटिसाइज करके चाइनीज बैंक्स को पॉन शॉप मेंटालिटी से कंपेयर करके ये कह दिया कि आगे भी ऐसे चलते रहा तो चाइनीज फाइनेंशियल सिस्टम में इनोवेशंस और बिजनेसेस के लिए माहौल बिगड़ जाएगा। और बस उनकी इस छोटी सी बात के 2 दिन बाद वो अचानक से गायब हो गए, और वो अभी तक आज कहां किस हालत में है इसकी किसी को भी भनक नहीं है। पर अगर 24 अक्टूबर को ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता, मां अपनी नेटवर्थ में 4.7 लाख करोड़ और ऐड कर चुके होते, क्योंकि एंट ग्रुप 5 नवंबर 2020 को चाइनीज स्टॉक मार्केट में 2.6 लाख करोड़ में पब्लिकली लिस्ट होने वाली थी, जो नहीं हो पाया क्योंकि 24 अक्टूबर के हादसे के बाद चाइनीज सरकार ने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू कर दिए, जिसकी वजह से एंट ग्रुप ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट में जाने से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गई। उन लोगों ने ऐसा रीजन दिया कि अलीबाबा कंपनी सही से रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, और कंपनी के खिलाफ एंटी करप्शन और एंटी मोनोपोली की इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी गई है। और अब सिर्फ मां की ही कंपनी को निकाल देना और फिर अचानक से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल देना और कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देना, ये सब बस इसीलिए क्योंकि मां ने चाइना सरकार के खिलाफ थोड़े कठोर शब्द बोल दिए। वेल, कुछ लोगों का ये मानना है कि दिस इज द रीजन, लेकिन बाकी के लोग कहते हैं कि इसके पीछे और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, और इसीलिए अभी के लिए हम इसे एक पार्शियल रीजन मान सकते हैं। दूसरे रीजंस कुछ ये है कि चाइनीज सरकार अलीपे की ग्रोथ देखकर डर चुकी थी कि अलीपे इतनी बड़ी बनती जा रही थी कि पैसा चाइनीज बैंकों से अब अलीपे के पास जाने लगा था, और इसी वजह से चाइनीज सरकार को यह डर बैठ गया था कि लोग कहीं बैंकों से सारा पैसा निकाल के अलीपे वॉलेट में ही ना रखने लग जाए, जिससे पैसों का कंट्रोल सरकार की जगह पे एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में लग जाएगा, और ये चाइनीज गवर्नमेंट के हाथ से पावर को छीन सकता था।
और इसीलिए नए रूल्स रेगुलेशंस के कारण एंट ग्रुप स्टॉक मार्केट में नहीं आ पाई और नाम खराब होने की वजह से मार्च दिसंबर में सीधा टॉप पोजीशन ऑफ नेटवर्थ में से 72,000 करोड़ कम करके सीधा फोर्थ पोजीशन यानी 3,50,000 करोड़ पर आ गए। और तो और ये सब के चलते मां जो कि एक वक्त पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पोस्टर बॉय थे, वो खुद ही सरकार की ओन्ड चीनी मीडिया में बदनाम हो गए, जहां मीडिया ने इन्हें गरीब लोगों के खून चूसने वाले जल्लाद वैम्पायर जैसा कह के उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मतलब आप ही सोचो, मां जो कि एक वक्त में चीनी सरकार के साथ उठते बैठते थे, वहीं आज अपने कुछ शब्दों के कारण पूरे देश भर में जलील हो रहे हैं। लेकिन अभी आई है कुछ लेटेस्ट न्यूज कि उन्हें जनवरी 2021 में पूरे के पूरे 3 महीनों बाद सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के लिए 100 टीचरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देखा गया था और अब वो कहां है, किस हालातों में है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। वेल, अब अगर सच्ची में चीनी सरकार ने मां के खिलाफ कुछ किया होगा या उन्हें जेल में डाला होगा या उन्हें अगवा किया होगा, तो हैरानी की बात तो ये होगी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ होगा कि चाइना में बिलियनर्स ऐसे अचानक रातों रात गायब हो जाते हैं। और मां का गायब होना, उसी वक्त रूल्स रेगुलेशंस का बदलना, कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू होना, ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं होगा ना, क्योंकि फोर्ब्स की माने तो चाइना में पिछले दशक में कम से कम आधे डजन जितने बिलियनर्स पब्लिक लाइफ से गायब हो गए। और तो और चाइना में जब जब किसी बिलियनर ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है और सरकार को उनकी पावर ज्यादा घातक दिखी है, तब तब सरकार ने उन्हें दबाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। और ये सब की वजह है चाइनीज सरकार की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन के सख्त और कड़क रूल्स, जिसके अनुसार अगर कोई भी कंपनी मार्केट में अपनी पोजीशन और अपनी पावर का दुरुपयोग करती है तो कंपनी को $77,000 यानी कि 56 लाख या फिर कंपनी के सेल्स का 10% जितना फाइन भरना पड़ता है। और इसी सब रूल्स के चलते चीनी सरकार ने अप्रैल 2021 में मां के अलीबाबा ग्रुप को $2.8 बिलियन यानी 20,000 करोड़ का फाइन मारा। मतलब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई है कि जो कोई भी चीनी सरकार की तानाशाही पर आवाज उठाएगा, उसके बाद वो उठ नहीं बल्कि दुनिया से उठ जाएगा। मतलब मां की स्टोरी को ही देख लो, जो हीरो से सीधा विलन बन गया और साला दुनिया को खबर ही नहीं पड़ी कि कैसे। मैं तो पर्सनली अब तक यही समझता था कि मां तो हीरो है। चलो, ये तो बात हुई सिर्फ जैक मा की। अब कुछ और बिलियनर्स के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा रिसर्च सही में सही है, क्या हम और भी ऐसे पैटर्न्स को देख पा रहे हैं कि नहीं। वेल, सबसे पहले मैं कहानी बताऊंगा आपको एक चाइनीज बिलियनर रियल एस्टेट किंग बिजनेसमैन की, जो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे की वजह से किडनैप तो हुआ, लेकिन उसके बाद उसे 18 साल की कड़ी से कड़ी जेल की सजा हुई। 18 साल की एक चाइनीज बिलियनर को। ये है रेन जिकीकांग, जो खुद काफी लंबे टाइम से सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, पर इनसे एक छोटी सी गलती हो गई। इन्होंने सरकार के कोविड-19 एफर्ट्स को कमजोर बताकर बिना किसी के नाम लिए चाइनीज लीडर को जोकर कह दिया था। और ये बात चीनी सरकार को इस तरीके से कड़वी लगी कि मार्च 2020 से जो रेन गायब हुआ था, सीधा 6 महीनों बाद सितंबर में बीजिंग कोर्ट में मिला। एंड देन इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव, बट कोर्ट ने रेन को पूरे 18 साल की सजा सुना दी फॉर करप्शन एंड मिसयूजिंग पावर, जहां रेन ने भी खुद सारे आरोप कबूल कर लिए। मतलब फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन वो 6 महीनों में क्या हुआ होगा। मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, पता नहीं, एनीथिंग, बट बंदे ने खुद ही अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए जो शायद उसने कभी किए भी ना हो। और अब मैं जिस बिलियनर की बात करने वाला हूँ, वो तो भाई जनवरी 2017 से ही लापता है और अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं मिला है। और तो और ये बिलियनर शी जिनपिंग और उसके परिवार से भी काफी क्लोज था। मतलब चीनी लीडर के साथ इतने अच्छे रिश्ते होने के बाद भी इसे ऐसे क्यों उठा लिया गया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जियाओ ने गायब होने के थोड़े दिन पहले ही चीनी सरकार के रेगुलेटरी सिस्टम के खिलाफ बस सिर्फ 2 शब्द कह दिए थे, जिसके कारण इसका हाशरे कुछ यूं हुआ था कि इसे पता लग गया था कि अब तो इसकी लगने वाली है, और इसीलिए इसने खुद मेनलैंड चाइना छोड़कर हांगकांग के 4 सीजन्स होटल में पनाह लेना शुरू कर दिया। लेकिन चाइना ऐसा देश है जो रिश्तों से ज्यादा बढ़कर पावर और सरकार की इमेज को इंपॉर्टेंस देता है। और बस फिर होना क्या था, सरकार के कुछ 5-6 लोगों ने होटल में घुसकर इसके मुंह पर काला कपड़ा बांधकर इसे व्हीलचेयर पर बिठा के कहीं गायब कर डाला। और आज वो कहां है, किस हालात में है, किसी को कुछ नहीं पता। और इसी के साथ इनके सारे के सारे टुमारो ग्रुप के एसेट्स, शेयर्स और कंपनीज पर चीनी सरकार ने अपना हक जता दिया। वेल, अब जो हमारी नेक्स्ट स्टोरी है वो है 85th नंबर के बिलियनर गुओ गुआंगचैंग की, जो दिसंबर 2015 को सोशल मीडिया के अनुसार पुलिस द्वारा शंघाई एयरपोर्ट से उठा लिए गए थे। और गुओ के गायब होते ही उनके इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट इन्वेस्टमेंट कंपनी फोसुन इंटरनेशनल के सारे स्टॉक्स टेम्पररीली सस्पेंड हो गए थे। और तो और फोसुन इंटरनेशनल का ये कहना था कि गुओ चीनी सरकार को किसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहे हैं। और फिर गायब होने के थोड़े दिनों बाद ही गुओ वापस
वापस आ गए मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और रिपोर्ट्स के अनुसार गुओ को सीसीपी ने किसी भेदभाव के कारण उठा लिया था। मतलब क्या ये बात आपको हजम हो रही है? पहले कंपनी का सीईओ अगवा हो जाता है और कंपनी बेफिक्र होकर कहती है कि भाई साहब स्पेशली सरकार को मदद कर रहे हैं। और अब क्या सच है और क्या झूठ, ये तो चाइना ने अब तक दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया। और अब फ्रेंड्स, हमारा ये आखिरी किस्सा जो भी गुओ की स्टोरी जैसा ही सेम टू सेम है, जहां चाइना के मीटर्स बॉम्बे फैशन एंड एक्सेसरीज के जाओ चेंगजियान को भी गुओ के 1 महीने बाद यानी जनवरी 2016 में किडनैप कर लिया गया, जिसमें इनके भी कंपनी के स्टॉक्स सस्पेंड हो गए। और तो और कंपनी ने भी सेम ही बोला कि जाओ चीनी सरकार को इनसाइडर ट्रेडिंग और स्टॉक मैनिपुलेशन में मदद कर रहा है। और फिर जाओ थोड़े दिनों बाद वापस आए और उसने भी अपने साथ क्या हुआ इस बात का कोई खुलासा नहीं किया। और अगर हम कॉन्स्पिरेसी थियरीज की माने तो चीनी सरकार ने उन्हें उठाकर 1-2 महीने कई अनजान अज्ञात जगहों पर रखकर पोटेंशियली मार के धमका के मेंटल टॉर्चर करके आगे क्या और कैसे करना है और जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए हो ऐसी वार्निंग देके छोड़ दी है। और वेल, ये सब देख के कोई हैरानी की बात नहीं है कि जैक मा ने खुद 2016 में कहा था कि चाइना में बिलियनर अमीर लोगों में से बहुत ही कम लोगों की हैप्पी एंडिंग होती है। वेल फ्रेंड्स, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सारे बिलियनर्स का ऐसे डिसअपियर हो जाना एक कोइंसिडेंस है या चीनी सरकार की कोई गंभीर साजिश है? अब हमें ये तो नहीं पता कि इसके पीछे चीनी गवर्नमेंट का कितना बड़ा हाथ है या वो हमसे ये सारी चीजें क्यों छुपा रहे हैं, लेकिन चाइना में दाल में कुछ काला जरूर नजर आता है। और तो और हम सबके लिए ये देखना शॉकिंग है कि अरबपति बिलियनर्स जिनके पास इतना पैसा है वो कुछ नहीं कर सकते, यानी एक छोटे से क्रिटिसिज्म के बाद सरकार उन्हें पकड़ के जेल में डाल देती है, उनकी कंपनियां हड़प लेती है और उन्हें गायब कर लेती है। I mean, चाइना में बिलियनर्स की वैल्यू तभी होगी जब वो पार्टी की वाहवाही करते रहेंगे। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग आयरनी है, राइट? जहां दुनिया में बिलियनर्स पॉलिटिशियंस को अपने इशारों पर नचाते हैं, पब्लिक ओपिनियन शेप करते हैं, वहीं पर चाइना में इसका उल्टा है कि सरकार ही इतनी पावरफुल है कि कोई कंपनी उसके सामने टिक नहीं सकती या कोई आदमी उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठा सकता। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो यहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंट है, एक मिथ रह चुका है। नेवरदलेस, आज हमने जितने भी बिलियनर्स के बारे में जाना है वो सब हमें एक ही चीज बताते हैं कि चाइना में पार्टी इज एवरीथिंग, कोई भी सीसीपी से बड़ा नहीं है। और इसी कारण जब कभी भी कोई भी बिलियनर या बड़ा आदमी अपनी इमेज से पब्लिक ओपिनियन बदलना चाहता है या गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है तो सरकार उन्हें जबरदस्ती से दबा के पब्लिक ओपिनियन को अपने पार्टी के फेवर में ही रख देती है। आफ्टर ऑल, उन्हें एक सिंगल सोर्स ऑफ पावर बने रहना है। द लार्जर पॉइंट इज नो वन इज अबव द पार्टी and that's it. Well, friends, उम्मीद है आपको इस वीडियो में से कुछ नया बिल्कुल जानने मिला। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना यार कि आपको क्या लगता है कि चाइना में ऐसा क्यों और किस लिए होता है, और क्या फ्यूचर में ये सिस्टम बदलेगा? क्या कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट पार्टी को ओवरथ्रो किया जाएगा? क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग मैं नहीं समझता कि ये इतना इफेक्टिव सिस्टम है। एंड एज यू नो, इन द लॉन्ग टर्म जो वीक सिस्टम्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं स्ट्रॉन्गर और मोर एफिशिएंट सिस्टम से। सो आपकी क्या राय है इस विषय में? और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो, सभी को बताते हैं असलियत चाइना की और हमारे इंडिया में कायदे कानून कितने बेटर है। अगर नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल पर, क्योंकि आपको ऐसे ही एजुकेटिंग एनलाइटनिंग वीडियोस देखने मिलते हैं जिससे कि आपका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।